अब हम करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। जो पिछली वीडियोस थी उस पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवाया, क्वेश्चन नंबर 2 करवाया। इसके कॉन्सेप्ट्स मैंने पहले भी दिए थे, बाकी मैंने वीडियोस में दोबारा भी समझा दिया। उसके बाद अब हम फाइनली जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि ये पेपर में आ जाता है, जो ये वाले क्वेश्चन थे ऊपर वाले, ये मोस्टली ऑब्जेक्टिव वाइज पूछे जा सकते हैं कि कोई एक स्पेसिफिक या रैंडम आपको वो दे दिया जाएगा मैट्रिक्स और उसका ऑर्डर पूछ लेंगे, या दो मैट्रिसेस दे देंगे और ये पूछ सकते हैं कि इक्वल हैं या नहीं, ट्रू फॉल्स में या एमसीक्यू वाइज कैसे भी पूछ सकते हैं कि इसका ऑर्डर ये बनता है। बाकी जो प्रॉपर सॉल्व होने वाला सब्जेक्टिव का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में कुछ मुश्किल नहीं है, इजी क्वेश्चन है, बस आपने ध्यान से समझना है। कंसेप्ट सारा वही है, सिर्फ थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा चेंज है कि इसके स्टेप सॉल्व होंगे और इसको हम प्रॉपरली रजिस्टर पे सॉल्व करेंगे और इसके आंसर को वेरीफाई भी करेंगे। हालांकि उसने हमें क्वेश्चन में नहीं कहा, बट हम अपनी तसल्ली के लिए वेरीफाई करेंगे कि हमारा आंसर ठीक आया कि नहीं, ताकि आप लोग को ये भी पता चल जाए कि आंसर निकालने के बाद हम उसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं तो अक्सर यही करती थी ताकि किसी क्वेश्चन में मेरी कन्फ्यूजन बाकी ना रह जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यह है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। अब ए बी सी एंड डी हमें 4 वेरिएबल्स दिए हुए हैं जिनकी हमने वैल्यूज़ निकालनी है। तो हम इसे क्वेश्चन को लिखते हैं। क्या कहता है वो a प्लस सी, इधर जो कहता है वो a प्लस 2b, उसके बाद c माइनस 1 एंड देन 4d माइनस 6। अब इसको किसके इक्वल रखा है उसने? इक्वल जो इसकी वैल्यूज़ दी हैं वो है 0, -7, 3 एंड 2d। तो अब इक्वल मैट्रिसेस में हमने ये बात पढ़ी थी कि जब मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो उनकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, तो जब कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होती हैं, पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए और दूसरा कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज। ऑर्डर हम देख लेते हैं, दोनों मैट्रिसेस का सेम है। बेशक ये वैल्यू सॉल्व होने वाली हैं, मगर फिर भी ये तो एक ही वैल्यू कंसीडर की जाएगी ना। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? इसकी 2 रोज़ हैं एंड कॉलम कितने हैं इसके? 2। वही रोज़ क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। आप लोग वीडियोस में देखें और उसको समझें, उस कॉन्सेप्ट को जितना क्लियर करेंगे उतना ही आप लोग के लिए बेहतर है। उसके बाद इस मैट्रिक्स पे हम देखते हैं इसकी रोज़ भी हैं 2 एंड कॉलम इसके कितने हैं? 2। तो इन दोनों का ऑर्डर तो आ गया रो बाय कॉलम यानी 2/2, और इसका भी आ गया रो बाय कॉलम यानी 2/2। तो ये ऑर्डर क्या आ गया? दोनों का सेम। अब नेक्स्ट क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। तो ऑफ कोर्स उन्होंने क्वेश्चन में जब इक्वल का साइन दिया है तो उससे ये साफ बात जाहिर होती है कि दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं। तो मुझे जाहिर सी बात है, ये भी पता था कि दोनों का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होंगी, बट ये मैंने आप लोग की आसानी के लिए किया कि वेरीफाई हो जाए एक दफ़ा कि हाँ इक्वल है, यहाँ पे कंडीशंस पूरी हो रही हैं। उसके बाद अब हम कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वल लेना शुरू करते हैं। तो ये वाली जो एंट्री है इसको हम लेंगे इस वैल्यू के इक्वल, यानी a प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों की प्लेसेस मैट्रिक्स में सेम है। वो फर्स्ट पोजीशन पे है, वो भी फर्स्ट पोजीशन पे है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं a प्लस 2b जो है वो है इक्वल -7 के। तो हम ये यहाँ पे लिख देते हैं कि a प्लस 2b इज इक्वल्स टू -7। अब उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हम लेते हैं c माइनस 1। ये किसके इक्वल है? हमारे पास 3 के इक्वल है। c माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3। अब 4d माइनस 6 ये किसके इक्वल होगी? ऑफ कोर्स 2d के इक्वल होगी, तो इसको भी ले लेते हैं। 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। अब इसको हम बना लेते हैं कि ये 4 इक्वेशन हमने बना ली। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड द लास्ट वन इक्वेशन 4। अब हमने सबसे पहले ये चीज़ चूज़ करनी है कि हमें किस इक्वेशन को पहले सॉल्व करना है। तो इसमें थोड़ा सा हमने दिमाग लगाना है। मतलब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ तक क्वेश्चन ठीक होता है, आगे उन्हें मसला शुरू हो जाता है कि हम किस इक्वेशन को पहले सॉल्व करें या कैसे सॉल्व करें। अक्सर बच्चे इस तरह की गलतियाँ करते हैं और इसमें कन्फ्यूज़ भी होते हैं कि क्या हमें पहले सॉल्व करना चाहिए। तो आपको सबसे पहले वो चीज़ सॉल्व करनी चाहिए जो आप लोग के लिए आसानी करे, मतलब जिससे आप लोग की वैल्यू निकले। ताकि वैल्यू निकलेगी तो आप लोग के लिए आंसर्स पॉसिबल होंगे इजीली निकालना, और आप लोगों का कंसेप्ट भी उतना अच्छा क्लियर होता जाएगा। तो अब मैं इक्वेशन 1 को अगर देखती हूँ तो ये हमारे पास 2 वेरिएबल्स दिए हुए हैं और इसको इक्वल टू 0 किया हुआ है। तो 2 वेरिएबल्स के साथ मैं सॉल्व करके वैल्यू नहीं निकाल सकती, कोई मतलब कोई कांस्टेंट नहीं निकाल सकती। उसके बाद नेक्स्ट में भी ऐसा ही है कि a और b 2 वेरिएबल्स हैं, तो इसको सॉल्व करने से भी मेरे पास कोई कांस्टेंट नहीं आएगा। प्रॉपर ये
जो है हमारे पास वेरिएबल्स ये भी रहेंगे इक्वेशन में। तो मुझे तो एक प्रॉपर कांस्टेंट चाहिए, एक प्रॉपर आंसर चाहिए। तो अब मैं देखती हूँ थर्ड इक्वेशन जो है c-1 इज इक्वल टू 3। इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास c का आंसर आ जाएगा, यानी कि c का कांस्टेंट क्या है, c के पीछे क्या कांस्टेंट है और c का आंसर क्या है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। मैं यहाँ से लिखूँगी सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, c-1 इज इक्वल टू 3। अब ये -1 यहाँ पे है तो इक्वल का रूल होता है, अगर माइनस का साइन है तो उधर जाके ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, यानी जो इस साइड पे हो रहा है उस साइड पे जाके वो ऑपोजिट हो जाएगा। अब c-1 है तो c को मैं इधर ही रखूँगी एंड -1 को +1 में चेंज कर दूँगी। 3 एज इट इज़ रहा +1, तो c इज इक्वल टू 4। अब इक्वल के साथ कोई भी इक्वेशन उसे सॉल्व करने की ट्रिक सबसे आसान क्या है कि आप सबसे पहले वेरिएबल्स को अलग करते जाएं और कांस्टेंट्स को अलग करते जाएं, यानी जो वैल्यू जिसके साथ सॉल्व हो सकती है उसको मोस्ट प्रोबेबली उसी के साथ रखें ताकि आपका आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट आए। तो अब हम चलते हैं इक्वेशन नंबर 4 पे। बेशक इक्वेशन नंबर 4 मुझे लगता है मैं पहले सॉल्व कर लूँ तो मेरे लिए ज़्यादा ईजी है, क्योंकि उसमें दो वेरिएबल्स जो हैं वो सेम है, तो ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे और मेरे पास डी का आंसर आ जाएगा। तो मैं पहले करूँगी सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास क्या है, 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। अब मैंने जैसा कि पहले बताया कि जो चीज़ सेम है उससे साथ रखने की कोशिश करें ताकि आपका आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट आए। तो 4d और 2d एक दूसरे के इक्वल हैं, इसलिए यहाँ पे 2d के साथ प्लस का साइन था, जिस वैल्यू के साथ कोई साइन नहीं होता इसका मतलब है उसके साथ पॉजिटिव साइन है। तो इसको मैं उधर ले जाऊँ तो इसके साथ हो जाएगा -2d, और यहाँ पे 6 के साथ माइनस का साइन था, जब ये इक्वल के उस तरफ आया तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। तो 4d - 2d किसके इक्वल आ गया, 2d के, इज इक्वल टू 6। अब d रहा यहीं पे और ये 2 इसके साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ऑफ कोर्स ये आप लोग को पता भी होगा। तो ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ कैंसिल होते हैं, दोनों 2 के टेबल में जाते हैं, इवन नंबर्स हैं। 6 कहाँ पे जाएगा 2 के टेबल में, 3 पे, 2 कहाँ पे जाएगा 1 पे। अब किसी भी वैल्यू में जब डिनोमिनेटर 1 होता है तो हम वो नहीं लिखते, किसी भी फ्रैक्शन में सिर्फ न्यूमरेटर लिखते हैं, क्योंकि अंडरस्टूड है अगर कोई न्यूमरेटर सिर्फ दिया हुआ है तो उसके नीचे जो डिनोमिनेटर होगा वो 1 ही होगा अगर नहीं लिखा साथ। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब ये दो इक्वेशंस मेरी सॉल्व हो गई, यानी सी का आंसर भी आ गया और डी का भी। अब मैं देखती हूँ मेरी इक्वेशन नंबर 1 क्या थी। इक्वेशन नंबर 1 मेरी थी, यहाँ पे लिख लेते हैं जी, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1। तो ये मेरे पास थी a + c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मुझे c की वैल्यू पता है तो मैं डालूँगी यहाँ पे पुटिंग वैल्यू ऑफ c। c की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी, a + 4 इज इक्वल टू 0। अब ये +4 उधर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, a इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। उसके बाद जी चलते हैं हम, a का आंसर भी आ गया, यानी कि हमारी इक्वेशन नंबर 1 भी सॉल्व हो गई है। हमारी इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व हो चुकी है, 3 सॉल्व हो चुकी है एंड 4 रह गई इक्वेशन नंबर 3, वो भी सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2 जो हमारी लास्ट रह गई है। अब इक्वेशन नंबर 2 हमारी क्या है, a + 2b इज इक्वल टू -7। इसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, a + 2b इज इक्वल टू -7। अब इसमें हम देख लेते हैं कि हमें a की वैल्यू यहाँ पे पता है कि a इज इक्वल टू -4 है, जो हमने इक्वेशन नंबर 1 में निकाला था, तो वही वैल्यू हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, पुटिंग वैल्यू ऑफ a। तो वैल्यू ऑफ a हमारे पास क्या है, -4 + 2b इज इक्वल टू -7। तो अब ये 2b यहीं रहेगा, ये -4 है, ये -4 जो है ये उधर जाके प्लस का साइन +4 हो जाएगा और 2b एज इट इज़ रहेगा, -4 + 2। तो यानी कि बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन, माइनस का आएगा एंड माइनस प्लस होता क्या है, माइनस। तो -7 + 4 क्या आ जाएगा, -3। b एज इट इज़ -3/2। ठीक है। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं -1.5, या इस तरह, दोनों तरीके ठीक है, दोनों में कोई मसला नहीं है। अब उसके क्वेश्चन में हमें वेरीफाई करने का नहीं कहा, बट ये मैं अपनी आसानी के लिए ऐसा करती थी और मैं आप लोग को भी बता देती हूँ कि अगर क्वेश्चन को वेरीफाई करना हो तो कैसे करेंगे। अगर ये क्वेश्चन पेपर में है तो आप लोगों ने नहीं करना, मतलब कि एज एन अटैचमेंट नहीं देना, सॉल्व करके नहीं देना, क्योंकि उसकी फिर नेगेटिव मार्किंग होती है। बट अगर अपनी तसल्ली के लिए कोई रफ वक्त में करना चाहता है तो वो कर ले, बहुत अच्छी ऑप्शन है, ताकि इंसान श्योर हो जाता है कि हाँ मेरा आंसर ठीक है।
तो अब हम दोबारा से क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या था, a प्लस सी ए प्लस 2b एंड c माइनस 1 4d माइनस 6 इक्वल किसके था, 0 -7 3 एंड 2d के इक्वल था ये। तो अब मैं डालती हूँ वैल्यूज़। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, a की वैल्यू क्या आती है हमारे पास -4, c की वैल्यू क्या थी, अब एक दफ़ा हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि a की वैल्यू थी -4, c की वैल्यू थी +4 एंड b की वैल्यू हमारे पास थी -3/2 एंड d की वैल्यू क्या थी हमारे पास 3। तो अब मैं यहाँ से देख के ईजीली वैल्यूज़ डाल दूँगी। यहाँ पे आ गया +4 c की जगह पे, a की जगह पे आ गया -4 +2, b की वैल्यू क्या है -3/2। ओके, तो उसके बाद हम c-1, c की वैल्यू क्या है 4 -1 4, d की वैल्यू क्या है 3 एंड उसके बाद 4d -6। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसमें कुछ नहीं पुट करना, -7 में भी कुछ नहीं डालना, 3 में भी। यहाँ पे d है तो यहाँ पे d की वैल्यू जाएगी, d की वैल्यू क्या है 3। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। -4 + 4 क्या होता है 0। अब -4 और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस माइनस माइनस होता है, -3 आ गया। एंड उसके बाद 4 - 1 क्या होता है 3, 4 3 सा क्या होता है 12, 12 - 6 इक्वल टू 0 -7 3 2 3 ज़ा 6। अब ये लास्ट हमारी जो ये दो वैल्यूज़ रहेगी इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। 0 -4 -3 साइन माइनस का आएगा, लेकिन माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा -7 एंड 3 2 -6 साइन आएगा पॉजिटिव और 2 - 6 क्या होता है -7 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आ गया 6। तो ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल, इन दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है। तो इससे हमें ये पता चला कि हमारा क्वेश्चन जो सॉल्व हुआ उसकी वैल्यूज़ बिल्कुल ठीक थी सारी। और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को पिछले जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए सब समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई इशू रह गया हो तो मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं लाजमी रिप्लाई करूँगी। मैं बार बार ये इसलिए कहती हूँ कि कोई इशू रह ना जाए, क्योंकि ये चैनल बनाने का मकसद ही ये था कि आप लोग की सारी क्वेरीज मैं सॉल्व करूँ।